नमस्कार। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो मिस्र के पिरामिडों के समय फल फूल रही थी, लेकिन फिर हजारों सालों के लिए इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गई। आज हम उसी भूली हुई दुनिया यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि ये खोई हुई सभ्यता मिली कैसे। फिर देखेंगे कि इसका साम्राज्य कितना विशाल था, इसके शहर कैसे दिखते थे और यहाँ के लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इसका अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी ये सभ्यता आखिर हजारों साल तक गुमनाम कैसे रह गई। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो आखिर कैसे एक पूरी की पूरी दुनिया जो जमीन के नीचे दबी थी दोबारा हमारे सामने आई। तो ये कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के घुमक्कड़ ने कुछ अजीब से टीले देखे। लेकिन असली खोज हुई लगभग 100 साल बाद। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। बस इन दो खोजों ने एक भूली हुई दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। अच्छा, ये सभ्यता कितनी पुरानी थी? शुरू में अलग अलग अनुमान लगाए गए, लेकिन फिर आई वैज्ञानिक कार्बन 14 डेटिंग, जिसने हमें एक ज्यादा सटीक जवाब दिया। आज हम ये मानते हैं कि इसका सबसे विकसित दौर 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच था। ये तारीख सबसे ज्यादा मान्य है। तो खोज तो हो गई, पर यह साम्राज्य फैला कहां तक था? चलिए अब सिंधु साम्राज्य के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। ये सभ्यता कितनी बड़ी थी, अंदाजा लगाइए। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दे तो भी उनसे बड़ी थी। इसका फैलाव लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। सोचिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक एक बहुत बड़ा त्रिभुज के आकार का साम्राज्य। नक्शा तो हमने देख लिया, अब चलते हैं इन प्राचीन महानगरों के अंदर। देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आखिर दिखते कैसे थे। सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा। ये वही शहर है जिसके नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। रावी नदी के किनारे बसे इस शहर से हमें कुछ कमाल की चीजें मिली, जैसे कि R37 कब्रिस्तान, बड़े बड़े अन्न भंडार और उर्वरता की देवी की एक बहुत ही खास मूर्ति, जिसमें उनके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतने विशाल और इतने सुनियोजित थे कि इतिहासकार पिघट ने उन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा था। उनका ये मानना था कि इन दोनों शहरों का एक जैसा होना ये इस बात का सबूत है कि कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता थी जो पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करती थी। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। यहां हमें मिलती है सिंधु सभ्यता की शायद सबसे प्रसिद्ध इमारत, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले उन्होंने 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक वाटरप्रूफ ढांचा बना दिया था। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था, जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक कामों के लिए होता था। लेकिन मोहनजोदड़ो की असली कहानी उसकी इमारतों के साथ साथ उसकी कलाकृतियों में भी छिपी है। यहां से मिली पशुपति की मुहर, जिसे शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी वो कांस्य की नर्तकी और दाढ़ी वाले पुजारी राजा की मूर्ति, ये सब मिलकर एक बेहद विकसित समाज की तस्वीर बनाते हैं। हर शहर का अपना एक अलग मकसद था। जैसे चन्हूदड़ो, ये एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था जो मनके यानी बीड्स बनाने के लिए मशहूर था। और मजे की बात यह है कि यहाँ कोई किला नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ था लोथल, जो उनका सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ मिला विशाल डॉकयार्ड। इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग समंदर के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करते थे। चलिए अब दो और बड़े शहरों की तुलना करते हैं, कालीबंगा और धौलावीरा। राजस्थान में है कालीबंगा, जिसका मतलब है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ हमें जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के सबूत मिले हैं। वहीं गुजरात में है धौलावीरा, जो अपनी अनोखी शहरी प्लानिंग के लिए जाना जाता है। ये शहर 3 हिस्सों में बटा था और यहाँ पानी जमा करने का एक शानदार सिस्टम भी था। ये सभी महान शहर नदियों के किनारे ही बसे थे, जो उनकी लाइफलाइन थीं। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी के, मोहनजोदड़ो सिंधु के, लोथल भोगवा के और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। इन नदियों ने ही इन शहरों को बनाया और पाला पोसा। हमने शहर तो देख लिए, लेकिन इन शहरों में रहता कौन था?
उनका समाज कैसा था, वो क्या खाते पहनते थे और किस पर विश्वास करते थे। चलिए अब सिंधु घाटी के लोगों की जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी प्लानिंग। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, और हर घर एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। इतनी सटीक योजना बिना किसी शक्तिशाली केंद्रीय शासन के मुमकिन नहीं थी। माना जाता है कि उनका समाज विद्वानों, योद्धाओं, व्यापारियों और कारीगरों जैसे अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं? जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वे मातृदेवी और पशुपति, जिन्हें शिव का रूप माना जाता है, उनकी पूजा करते थे। वे शायद मौत के बाद की जिंदगी में भी यकीन रखते थे, इसीलिए वे अपने मृतकों को एक खास उत्तर-दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उनकी अर्थव्यवस्था की नींव खेती और व्यापार पर टिकी थी। वो दुनिया में कपास उगाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क तो कमाल का था, जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वे राजस्थान से तांबा, कर्नाटक से सोना और अफगानिस्तान से लाजवर्त जैसी कीमती चीजें मंगाते थे। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचते हैं, इस महान सभ्यता का पतन। तो आखिर हुआ क्या? इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसके लिए कई थ्योरीज हैं। कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने सब खत्म कर दिया। कुछ का मानना है कि विनाशकारी बाढ़ आई होगी, तो कुछ मलेरिया जैसी महामारी की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है कि सच इन सभी कारणों का एक मिला-जुला नतीजा हो। उनके शहर खंडहर बन गए और लोग इतिहास में कहीं खो गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ गए जो आज भी अनसुलझी है। उनकी लिपि, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। क्या पता उनकी इन तस्वीरों जैसी लिपि में उनकी पूरी कहानी, उनका ज्ञान और उनके पतन के असली कारण छिपे हों, जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।